नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको मिलवाता हूं मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी से। राहुल सिंह जी के कई रूप हैं। आपने उन्हें सिर्फ सूचना आयुक्त के रूप में देखा है, लेकिन मैंने उन्हें एक अच्छे पत्रकार के रूप में देखा है। और मेरी उनका जो 25 साल से मेरा उनका जो जीवन संपर्क है, आज मैं कई चीज़ें आपके सामने उद्घाटित कराऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल सिंह जी का जन्म बिहार में हुआ। उनकी पूरी कर्मभूमि भोपाल रही, उनकी पढ़ाई लिखाई भोपाल रही। उन्होंने पत्रकारिता का कैरियर भोपाल से शुरू किया, फ्री प्रेस में वे रहे। लेकिन 4 अलग अलग राज्यों में उन्होंने टीवी चैनल में काम किया। आसाम में किया, गुजरात में किया, उड़ीसा में किया, ऐसे मध्य प्रदेश में किया, ये जी टीवी में रहे, न्यूज़ 18 में रहे। तो 20 साल लगातार पत्रकारिता करने के बाद जब उन्हें अवसर मिला कि पत्रकारिता के माध्यम से तो हम केवल बुराइयों को प्रकट कर सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं, लेकिन सूचना आयुक्त बनने के बाद में उन बुराइयों को मिटाने के लिए एक और मार्ग उनको मिला। और उन्होंने 5 साल पूरी ताकत से, लगन से, मेहनत से लोगों को न्याय दिलाने और लोगों को सूचना दिलाने का काम किया है। आज यदि मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्तों का इतिहास लिखा जाएगा, उनके कार्यों की चर्चा होगी, तो राहुल सिंह जी का नाम उज्जवल रहेगा। क्योंकि राहुल सिंह जी ने जिस तरह सरकार से पंगा लिया, तमाम सारे सरकारी अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने लोगों को मतलब ऐसी इस तरह न्याय दिलाने और कई कई ऐसे मील के पत्थर खड़े कर दिए हैं जिन्हें अब हटाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि उन्होंने कई ऐसी संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं जो कभी जानकारियां नहीं दिया करती थी, इन्हें जानकारी देने के लिए कहा। उन्होंने राज्य सरकारों को तमाम पत्र लिखे और कहा कि जहां भी सरकार के 10 रुपये भी लगे हैं, उस संस्था को मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकारी के दायरे में लाया जाना चाहिए। बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यही बता दूं कि आज मैंने राहुल सिंह जी को बुलाया है अपने स्टूडियो में ये जानने के लिए कि मैं आपको परिचय भी कराऊं उनका, कि ये मूलतः पत्रकार हैं। ये सूचना आयुक्त की कुर्सी से अभी इस पिछले महीने जो मार्च एंड में ही हटे हैं। पहली बात तो हम बात करेंगे सूचना आयुक्त के रूप में उनके क्या अनुभव रहे हैं, और उसके बाद अब भविष्य की क्या योजना है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने जो काम किया है सूचना आयुक्त में, मतलब आप चूंकि मेरे से एक मित्र बात छोटे भाई के रूप में रहे हैं, और इतनी खुशी मुझे होती थी जब मैं पढ़ता था कि आज राहुल जी ने इसको सूचना दिलाने के लिए कार्य किया, ये ऑर्डर किया है। मतलब अंदाज नहीं लगा सकते कि इतना बढ़िया आपने काम किया है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पूरे 5 साल सूचना आयुक्त की कुर्सी पर बिताए, क्या अनुभव रहा? यदि मैं निचोड़ कहूँ इसको, निचोड़ क्या रहा? देखिए, निचोड़ जो है पूरा, मैं आपको एक वाक्य में बताता हूँ। मैं दिल्ली गया हुआ था, तो दिल्ली में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, काफ़ी सीनियर रैंक के थे, जो केंद्रीय सूचना आयोग में थे। तो हम लोग बैठ के जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने, सबका परिचय हो रहा था। तो परिचय में जब मेरी बारी आई तो मैंने बताया कि मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ। तो उनका थोड़ा सा मुंह बन गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप सर्विसेज से नहीं हैं, तब तो बड़ी परेशानी हुई होगी मिस्टर सिंह आपको ये सिस्टम समझने में। तो मैंने थोड़ी देर में उनको सुना, फिर मैंने उनको जवाब दिया कि देखिए, एज अ जर्नलिस्ट हम लोगों का काम था दस्तावेज़ देना, तो मेरे लिए तो बहुत ही इजी था सूचना आयोग में एज अ सूचना आयुक्त लोगों को दस्तावेज़ देना। पूरा जीवन, प्रोफेशनल जीवन हम यही काम करते आए हैं। दिक्कत तो अधिकारियों को होती है जो ब्यूरोक्रेसी से बंधे हुए आते हैं, रेक्टिपिज्म से। वो लोग पूरे जीवन जो है लगा देते हैं कि जानकारी को छुपाएं कैसे। तो सूचना आयोग में सबसे ज़्यादा धर्म संकट उनके लिए खड़ा होता है। मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत ही सहज और सरल था। तो हमने तो लोगों के अधिकार की बात ही करी। हाँ राहुल जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल आपने सत्य कहा है कि अधिकारी हमेशा सूचना को छुपाने में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। तो उन्हें सूचना आयुक्त तो बनाया ही नहीं जाना चाहिए, ये तो एक्ट में संशोधन कर देना चाहिए, या फिर उन्हें शपथ दिलाई जाना चाहिए कि जो आपने किया है उसे भूल जाइए, आगे आपका काम भी है। खैर, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आगे कि सूचना आपका सरकार के बीच में टकराव बना रहा। मैं ये देखता था, मैं सीधा टकराव नहीं था, लेकिन आपके फैसले सरकार को असहज जरूर करते थे। बिल्कुल, देखिए, जहाँ बात सूचना आयोग में क्या है, सिर्फ जानकारी देने का विषय नहीं है। ये जो पूरा कानून बना था, तो कानून, देखिए, कानून की जो अवधारणा थी, उसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि जवाबदेही
कैसे तय करें? तो जाहिर है कि जब आप पारदर्शिता की बात करेंगे कामकाज में, तो जब फाइलें सामने आएंगी तो जवाबदेही भी बनेगी, और जवाबदेही बनेगी तो कार्रवाई भी होगी। तो ये जो पूरा एक चक्र है, वो पूरा चक्र शुरू होता है जानकारी कागज़ देने से। और जब हमने अधिकारियों को जब ये आदेश देना शुरू किए कि कागज़ दीजिए, और साथ में हमने कार्रवाई करनी शुरू की, जुर्माने लगाने शुरू किए, हर्जाना देना शुरू किया, तो तब जाकर के जो वो पूरी कार्रवाई की एक जो प्रणाली शुरू हो गई, एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई, उसमें काफ़ी लोग फंसे, उसमें बहुत लोग असहज हुए, लोगों को बड़ी तकलीफ भी हुई कि भाई ये बड़े कड़क अधिकारी हैं। सिफारिशें भी कई बार आती थी हमारे पास, कई सिफारिश आती थी, और मैंने एक अपना जो सिद्धांत बना के रखा था कि जहाँ सिफारिश आती थी वहाँ पे कार्रवाई ज़रूर होनी है, तो वहाँ ज़रूर कार्रवाई कर देता था। तो फिर सिफारिशों का सिलसिला भी बंद हुआ। लेकिन अल्टीमेटली कुल मिलाकर के हमने ये देखा है कि देखिए, जनता जो है उनकी अपनी समस्याएं होती, कोई हंसी खुशी राजी खुशी तो कोई आरटीआई फाइल करता नहीं, परेशान व्यक्ति फाइल करता है, सिस्टम से त्रस्त आदमी फाइल करता है, वो कुछ कार्रवाई होती नहीं है, और उसी को हम लोग धरातल पर लाने की कोशिश करते हैं सूचना आयोग में। तो वही मैंने थोड़ी बहुत जो कोशिश की वो आपके सामने रही। लेकिन देखिए, एक बात कही जाती है कि कागज़ कभी मरता नहीं है, एक बार कागज़ बन जाता है। राहुल सिंह ने पिछले 5 साल में सूचना आयुक्त के रूप में सरकार को लताड़ते हुए, सरकार को नियमों में बदलाव के लिए, सरकार को इंस्ट्रक्शन, जेडी को आपने लगभग कितने पत्र लिखे होंगे आपने, कुछ अंदाज हो, और उसमें से कितने पे पालन हुआ है, कितने को उन्होंने रद्दी की टोकरियों में डाल दिया? देखिए, जैसे आपने कहा है जैन साहब कि कागज़ मरता नहीं है, तो आदेश में भले ही कुछ कार्रवाई किसी इसमें कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसमें हमने अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लिखा है, आज भी वो लटकती तलवार है लोगों के ऊपर, जितने अधिकारी हैं उनके ऊपर, उनको कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा। अधिकतर अधिकारियों ने हाई कोर्ट की शरण ले ली है। पहले मैं आपको एक प्रक्रिया बता देता था जो पहले जो चलती थी, तो जो आदेश जाते थे वो मात्र 1 या 2 पन्ने के होते हैं। मैंने 60-60 पन्नों का आदेश बना के मैंने जब भी जुर्माना लगाता था, तो उसमें सारी चीज़ें उसमें लिख देते थे कि भाई ये वजह है, इस वजह से इस पर जुर्माना लगाया जा रहा है, ताकि हाई कोर्ट में, आप तो सरकारी वकीलों का काम जानते ही हैं, सरकारी वकील ज़्यादा अच्छे से पक्ष रख नहीं पाते हैं, और उसकी कई वजह होती हैं। तो हमने कोशिश ये की कि हमारा ऑर्डर इतना स्पीकिंग ऑर्डर जाए कि हाई कोर्ट में कोई जज अगर उसको खारिज करे, उसके अगेंस्ट जाए, तो उसको सोचना पड़ेगा एक बार, क्योंकि सामने कई बार बहुत स्ट्रांग एक्टिविस्ट लोग भी रहते हैं, कई बार आरटीआई आवेदक भी बड़े स्ट्रांग रहते हैं, वो लोग उसको डिवीज़न बेंच में चैलेंज कर लेते हैं। ऐसे भी रहते हैं कई जंगी लोग हैं जिन्होंने डिवीज़न बेंच में जाकर के सूचना आयोग के खिलाफ ही कार्रवाई करवा दी, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं लोग। तो मेरा तो ये मानना है कि उसमें अगर आप कार्रवाई अगर आप अच्छे से करें, और वो कागज़ अगर एक बार कार्रवाई आ जाती है, तो कभी ना कभी उसमें जस्टिस की उम्मीद तो आप रख सकते हैं। एक और कि मध्य प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है, लोगों को सूचनाएं आराम से मिलें। आप गंभीर थे, आपने पूरी मेहनत की, तमाम सारी बुराइयां भी ली, आपने कहा कि बहुत सिफारिशें आती थी, उनको मैं दरकिनार करके काम किया, आपने बड़ी ईमानदारी से, लगन से ये सब देने की कोशिश की। लेकिन वहाँ आपका ये 5 साल का अनुभव क्या कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार, चाहे वो शिवराज जी की सरकार रही हो, कमलनाथ जी की सरकार रही हो, डॉक्टर मोहन यादव, इसी की भी नीयत थी कि वास्तव में लोगों को सूचनाएँ मिलें? देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दिक्कत क्या होती है, जो अधिकारी वर्ग होता है, बॉटलनेक वहाँ पर है। देखिए, आप ये बताइए मुझे, ग्राम सरकार का रुख भी अधिकारियों को रुख को तय करता है। यदि सीएम तय कर लेगा तो अधिकारियों को करना ही पड़ेगा। नहीं, ये बात सही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ग्राम पंचायत का सचिव है, एक ग्राम पंचायत का सचिव पूरे ब्यूरोक्रेसी में सबसे निचले और अधने रैंक का कर्मचारी होता है, वहीं से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं से सबसे ज़्यादा जनता त्रस्त होती है। गांव का हर आदमी परेशान है, उसके घर के सामने नलकूप नहीं लगा है, उसमें सड़क नहीं बनी, वहाँ पे ये विकास का ये पैसा खा गए, वहाँ पे वो पैसा खा गए। पंचायतों का भ्रष्टाचार का कारोबार बहुत करोड़ों का है, और उसमें पूरी व्यवस्था बनी हुई है, सबके सब नियम कायदे कानून धरे पड़े हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था, सबसे ज़्यादा आरटीआई पंचायतों में लगती है। अब आप मुझे बताइए कि पंचायत में, एक ग्राम पंचायत की सचिव की क्या मुख्यमंत्री तक पहुँच होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसकी पहुँच नीचे के स्तर से अधिकारियों से होते हुए, इसके अलावा जो एक नीचे की जो आप राजनीतिक, आप जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ तक जो कार्रवाई जाती है वो सरपंच, और सरपंच से विधायक, और विधायक महोदय से मंत्री, और फिर अधिकारी। तो अल्टीमेटली ये पूरा जो कॉकस है ये यहीं पर बना हुआ है। मैं कहता हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री, मैं लिख के देता हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री अगर ये निचले स्तर पर, जहाँ उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, पंचायत सचिव में उनका क्या इंटरेस्ट है, उसको बचाने में, उसके भ्रष्टाचार को छुपाने में, उसके भ्रष्टाचार को ढांकने में क्या इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ये इंश्योर कर ले कि इस स्तर पर बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी, तो मुझे लगता है कि जनता से उन्हें बहुत ज़्यादा साधुवाद मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसको जनता अप्रिशिएट करेगी, और उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिलेगा। लेकिन ये अधिकारी होने नहीं देते हैं,
राहुल सिंह जी, आप 5 साल सूचना आयुक्त के पद पर बैठने के बाद सरकार के कई चेहरे आपको देखने को मिले होंगे, क्योंकि आपने खुद जैसा कहा कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पंचायत में है। तो सवाल ये है कि पंचायती राज व्यवस्था, जहां हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण नीचे तक किया है, फिर हम नगरीय संस्थाएं, तो वास्तव में आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया, इनमें भ्रष्टाचार कितना परसेंटेज होगा? कुछ तो कहते हैं कि 50% से ज़्यादा भ्रष्टाचार इन संस्थाओं में है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आंकड़े के साथ या कोई सबूत के साथ, एक आपके अनुमान क्या है आपका कि इन संस्थाओं को वाकई ये पंचायती राज जो व्यवस्था है वो सफल है, या केवल भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हुआ है, या सत्ता का विकेंद्रीकरण है? मुझे लगता है कि जो दोनों बातें आपकी, जो दोनों आपने सजेस्ट किया है, वो दोनों बातें सही हैं अपनी जगह। और मैं नाम नहीं लूँगा, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे वो जो मुझे मिले, तो वो चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि पंचायत में अगर जो जो फंड आता है उसका अगर 15% मतलब 15% ही भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे हम बहुत अच्छी श्रेणी में रखते हैं। मतलब इतना तो मान के चलते हैं कि 15% जा रहा है, 25% टॉलरेबल है। हाँ, उसके ऊपर जाता है तो लगता है कि ज़्यादा हो गया। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक सिस्टम है जो इसको एक्सेप्ट करता है, उसके विरोध में उसका विरोध होना चाहिए, उसको ठीक करने की एक कोशिश होनी चाहिए। और वो नहीं है, बहुत सिनिकल अप्रोच है। अधिकतर लोग जो हैं, मतलब आप नीचे किसी से भी बात कर लीजिए, लोगों से भी बात कर लीजिए, तो अब तो इतना इस तरह का भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बन गया है कि लोग मान के चलते कि हाँ साहब वो तो उसके बिना काम ही नहीं होता है। तो उसमें तो जनता भी त्रस्त है और जनता भी उसके लिए दोषी भी है, क्योंकि वही लोग पैसे दे के सब कर रहे हैं। अधिकारी तो चाहते ही हैं, क्योंकि अधिकारी को सबसे ज़्यादा फायदा है इस पूरे इस सिस्टम से। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो ऐसी जब स्थिति बनती है तो इसमें जो ऐसी संस्थाएं होती हैं, सूचना आयोग जैसी संस्थाएं, जो कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनी हुई है, तो इन संस्थाओं का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसी तमाम संस्थाएं जो भ्रष्टाचार के विरोध, मतलब उसके रोक के लिए काम करती हैं, लोकायुक्त हो गए, ईओडब्ल्यू हो गए, उनकी भूमिका बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आप बताइए मुझे, कहाँ उसमें कार्रवाई हो रही है? क्या ईओडब्ल्यू ने कितने केसेस में केस दर्ज कर लेते हैं और कार्रवाई के नाम पे क्या करते हैं? वो लोग सिर्फ उनके जो आईओ हैं वो सिर्फ फ़ोन करते रहते हैं, और फ़ोन करके जो लोग आते हैं उनसे उनके व्यवस्था होती रहती है, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती है? राहुल जी सिंह जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण, अभी आपने इतनी बड़ी बात बता दी कि राज्य सरकार में बैठे हुए अधिकारी ये मानने लगे हैं कि यदि स्थानीय संस्थाओं में 15% भ्रष्टाचार है तो वो एक तरह से शिष्टाचार है, 25% भ्रष्टाचार है तो वो मान्य है, तो मतलब सहन सकती है। उसके बाद जाके उनको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसका बजट ही करोड़ों रुपए में हुआ, कई करोड़ रुपया तो मध्य प्रदेश का इसी तरह से जा रहा है। बिल्कुल करोड़ों रुपए का बजट है। और सबसे आश्चर्य का विषय तो ये है, देखिए यहाँ पर इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सारी कागज़ों पे कार्रवाई होती है, सब कुछ उसकी व्यवस्था बनी हुई, उसके कानून बने हुए, नियम बने हुए, कायदे बने हुए हैं। उसमें ऑलरेडी एक व्यवस्था है जिसमें सरपंच को हटाने के लिए, भ्रष्ट सरपंच को हटाने के लिए, भ्रष्ट सचिव को हटाने के लिए उसमें पूरी कार्रवाई होती है। और हमने कहा कि भाई वो जो कार्रवाई हो रही है उसमें पारदर्शिता कहाँ है? तो हमने एक आदेश निकाला, पूरे मध्य प्रदेश में जितनी पंचायतें हों और उसमें धारा 92 की जो कार्रवाई होती है उसको आप, उसका फॉर्मेट बनाया है कि इस कॉलम में इसकी जानकारी, इस कॉलम में इसकी नोटिस की जानकारी, इस कॉलम में इसमें अब कितने मामले लंबित है उसकी जानकारी, ये सब दीजिए। सब कुछ सार्वजनिक रूप से जनता के सामने रखिए ताकि व्यवस्था में कसावट आए और साथ में जवाबदेही सुनिश्चित हो, जो कि अधिकारी जो जिनको कार्रवाई करनी है उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है, तो उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। लेकिन आप देखिए कि उसको जब हमने किया तो उन्होंने, ऑर्डर था तो मानना ही पड़ेगा, प्रमुख सचिव पंचायत को उसमें ऑर्डर भेजा था हमने। लेकिन उसके बाद फिर बाद में जाते जाते जब हम टेन्योर पूरा हो रहा था, हमारे पास ये भी शिकायतें आई कि वो अपडेट तो कोई करता नहीं है उस जानकारी को। तो ये सिस्टम में जो एक लेथार्जी है वो मुझे लगता है कि ये जो अधिकारी एक खास तौर से इस व्यू पॉइंट के साथ आ जाते हैं, जो नए अधिकारी हैं वो तो ठीक है, वो तो सिस्टम में शुरुआत में आपने देखा होगा बहुत जोश के साथ काम करते हैं, धीरे धीरे फिर वो उसी ढंग से हो जाते हैं कि अरे ये तो चलता ही है, अरे ये तो ऐसा ही होता है। ये थोड़ा सा तोड़ने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ी सी कसावट की ज़रूरत है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कसावट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि यहाँ जैसे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा हर बार कहते हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत कड़ाई के साथ कहते हैं कि मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ धरातल तक उतरनी चाहिए और कई जगह कार्रवाई होती भी है, लेकिन वो अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हर अधिकारी को ये मालूम हो जाना चाहिए कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी की है और जनता को परेशान कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। देखिए, सूचना का अधिकार पूरे देश पे लागू है। आप सूचना आयुक्त 5 साल रहे हैं और पूरे देश भर के सूचना आयुक्तों से आपका संपर्क भी रहा होगा और उसकी समीक्षा भी की होगी। आप मध्य प्रदेश को कहाँ खड़ा पाते हैं सूचना देने के मामले में? मतलब हम यदि समीक्षा करें तो हमारा नंबर कहाँ है?
मध्य प्रदेश में रविंद्र जैन जी, ये तो आपको आकलन करना है और मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बोलूँगा वो आकलन करें। 12,000 केसेस पेंडिंग हैं। कानून बना है, भारत सरकार ने कानून बनाया था, संसद ने कानून पारित किया था कि 30 दिन में जानकारी देनी है, 30 दिन में जानकारी देनी है, और ये 12,000 केसेस पेंडिंग है। और इसमें जो कई मामलों जिनमें मैंने सुनवाई की है, 5-5 साल पुराने मामले थे, 4-4 साल पुराने मामले। आज सूचना आयुक्त पूरा खाली है, एक भी आयुक्त नहीं है। जी हाँ, अब आयुक्तों की नियुक्ति भी नहीं हुई थी। जब हमारी नियुक्ति हुई थी 5 साल पहले, उसी दिन तय हो गया था कि राहुल सिंह 30 मार्च 2024 को यहाँ से टेन्योर उनका पूरा हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित कर लें पहले ही, ताकि पद खाली ना रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब टेन्योर कंप्लीट हो रहा था तब तो आवेदन मंगवाए गए हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये इसमें इतनी लापरवाही क्यों होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं। और फिर जब बात कानून की आती है, आपने जैसे सवाल उठाया है कानून का, तो कानून में जब जानकारी देने का प्रावधान ही 30 दिन का है। यहाँ मध्य प्रदेश में एक नियम है जिसमें 180 दिन के अंदर सूचना आयोगों को इसमें कार्रवाई करनी होती है, लेकिन कोई भी सूचना आयुक्त कहाँ से कार्रवाई कर पाएगा? स्टाफ वहाँ पर है नहीं। स्टाफ का अमले का ये हाल है कि एक सूचना आयुक्त की जो पद जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी के रैंक का होता है। चीफ सेक्रेटरी की रैंक की सैलरी मिलती है, और जो अमला है वो अमला एक तहसीलदार के भी अमले से कम अमला होता है। उसके पास जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, बिना स्टाफ के आप काम क्या करेंगे? तो मैं तो कहता हूँ ये तो पैसे की बर्बादी हो रही है, क्योंकि आप सूचना आयुक्त को इतने सैलरी दे रहे हो, और अगर वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसके हाथ बांध दिए हैं एक तरफ कि आप काम नहीं करो क्योंकि आपको स्टाफ नहीं है। और वो स्टाफ भी मतलब किस तरह का रैंक का स्टाफ है? कोई बहुत बड़े स्टाफ नहीं चाहिए आपको। आजकल आउटसोर्सिंग पे स्टाफ सारे सूचना आयोग में आते हैं, 12,000 15,000 के स्टाफ रहते हैं। अब वही नहीं आप दे रहे हो, और तनख्वाह आपने 2.5 लाख रुपए करके रखी हुई है, तो क्या फ़ायदा है उसका? जब 15,000 का आपको स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाओगे, आपके हाथ बंधे हुए हैं, तो ये मुझे लगता है इसमें ये विचारणीय विषय है। और अन्य राज्यों को आप देखें तो अन्य राज्यों में जो व्यवस्था है वहाँ पे स्टाफ पर्याप्त है, ज़्यादा स्टाफ है। यूपी में अभी 10 के 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, एक साथ 10 सूचना आयुक्तों की। मध्य प्रदेश में कभी नियुक्ति क्यों नहीं होती 10 सूचना आयुक्तों की एक साथ? ये एक सोचने का विषय है। राहुल सिंह की एक और सूचना आयुक्त के मामले में एक और सवाल, उसके बाद मैं पर्सनल सवाल पे आऊँगा। भ्रष्टाचार की जो बात हुई है कि जो कि आपका अनुभव हुआ 5 साल का, आपको लगता है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट 3 या 4 डिपार्टमेंट कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि सूचनाएं छुपाई जाती हैं और इसमें भ्रष्टाचार चरम पर है? वो 3-4 विभाग जो टॉप पे चल रहे हैं, आपकी नज़र में जो टॉप पे हों। देखिए, आरटीआई के माध्यम से ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब एज अ जर्नलिस्ट, रविंद्र जैन साहब आपने खुद देखा हुआ है कि एज अ जर्नलिस्ट आपने देखा है कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आप उसमें आरटीओ और आबकारी का नाम लेंगे, जो कमाई डिपार्टमेंट है, जहाँ मलाई खाने को मिलती है लोगों को, है ना। अब जब बात आती है सूचना आयोग की, सूचना आयोग में जब आरटीआई आती है, तो आरटीआई में क्या होता है कि लोग वहाँ पे आरटीआई लगाते हैं जहाँ पर उनको परेशानी होती है। अब आबकारी में कोई परेशानी नहीं होती है। मलाई डिपार्टमेंट है, मलाईदार डिपार्टमेंट, वो अपनी जगह है, और जो पंचायत में उनको परेशानी होती है इसलिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू में ही होती है, रेवेन्यू पंचायत। तो पंचायत नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर आपका नगरीय प्रशासन विभाग है, जो नगरीय परिषद है, ये सब है उसमें, और तीसरा फिर रेवेन्यू का आ जाता है। तो इस तरह से फिर होम भी आ जाता है, पुलिस थाने और ये सब तमाम। तो ये इस तरह से आता है, लेकिन ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि आप देखोगे अगर कंपेयर करोगे कि आरटीओ जो सबसे मलाईदार डिपार्टमेंट माना जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा कमाई का वो बताया जाता है, चर्चाओं में हमेशा रहता है, आबकारी डिपार्टमेंट जो है सीधा जनता का पाला नहीं पड़ता उनसे, सीधा जनता का पाला नहीं पड़ता, लेकिन उनकी आरटीआई कम रहती है कंपेरेटिवली अगर दूसरे विभागों को देखें तो। चलिए राहुल जी, एक और अब ये आपके व्यक्तिगत उस पर आ रहा हूँ मैं। 20 साल जर्नलिज्म करने के बाद 5 साल आप सूचना आयुक्त रहे हो, इसके बाद अगला कदम क्या होगा? पत्रकारिता में वापस जाएंगे? आपने हालांकि सुना है, मैंने शायद अखबार में भी पढ़ा है कि आपने सूचना आयुक्त के लिए पुनः फॉर्म भरा है, तो आप सूचना आयुक्त ही बनना चाहते हैं या फिर से अपने पुराने प्रोफेशन में लौटेंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल भी, मतलब मेरा तो कोई ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं कि मैं खुद को अपने आप को उस लायक समझूं कि मैं वापस यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आऊँ। कुछ लोग जो थे, खासतौर से जनता ने बोला कि नहीं साहब आपको आना चाहिए, और उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ किया, वो लास्ट मोमेंट पर फिर मैंने उसमें फॉर्म भरा, तो वो उनका मन रखने के लिए किया है मैंने।
वो अपनी जगह है, वो ऊपर मतलब सब चीज़ें कुछ उनके जो भाग्य पर भी है। और लेकिन जहाँ तक विषय है जर्नलिज़्म का, तो जर्नलिज़्म के बारे में तो आप जानते ही, मतलब पत्रकारों के बीच में एक कहावत बड़ी चलती है कि वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो वो तो जब मैं सूचना आयुक्त रहा हूँ तब भी मैं उस भूमिका में रहा हूँ वो। और दूसरा जो है वो अब वापस डेफिनेटली अब खुल करके एज ए सूचना आयुक्त हम कई मुद्दों पर बोल नहीं पाते थे, वो एक रही थी लिमिटेशन। हालांकि मैं कई मुद्दों पर ऐसे बोलता रहा जहां ट्रांसपेरेंसी की बात आती थी, तो वहां मैंने हमेशा उसमें पीछे नहीं हटा और वो बोलता रहा। लेकिन अब ये है कि अब पूरी तरह से खुल करके वापस एक निर्भीक जो पत्रकार का एक दायरा रहता है, तो उसमें मैं अब काम कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे राहुल सिंह जी, जो अभी कुछ दिन पहले तक मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त रहे हैं। इन्होंने पहले भी 20 साल जर्नलिज्म किया है और अब आज उन्होंने घोषणा की है कि उनकी रुचि बहुत ज़्यादा अब सूचना आयुक्त बनने की नहीं है। यद्यपि कुछ लोगों के दबाव में उन्होंने फॉर्म जरूर भरा है, लेकिन वे फुल टाइम और निर्भीकता से पत्रकारिता करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं इस बात का गवाह हूँ कि राहुल सिंह जी जब तक कुर्सी पर बैठे रहे तब भी वे पारदर्शिता के लिए लड़ते रहे, और अब पत्रकारिता के रूप में जब वे अब अगली भूमिका फिर से वो शुरू होगी, उसमें भी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए राहुल सिंह जी फिर से मैदान में आएंगे, फिर से एक अच्छा पत्रकार वापस फील्ड में लौटेगा। इस बात की हमें खुशी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।